बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड के एस्टिमेशन के एक और बिल्डिंग ब्लॉक को डिस्कस करेंगे विच इज वेरिएंस। इसके साथ साथ हम कोवेरिएंस और उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम लाइक्लीहुड की जो बाकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। प्रोबेबिलिटी और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज। काइंडली इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, यानी वेरिएंस और कोवेरिएंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप उन सारी वीडियोस को अच्छे से समझ लें। यूट्यूब के चैनल के ऊपर मौजूद है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? एक रैंडम वेरिएबल जो एवरेज वैल्यू ले सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी का नाम है। वेरिएंस बेसिकली डिस्पर्जन को मेजर करने का एक तरीका है। एक रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज लेता है वो मीन से कितने करीब या मीन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल से कितनी दूर हो सकती है या कितना स्प्रेड आउट है उस रैंडम वेरिएबल का, बेसिकली उसको कैलकुलेट करने का तरीका वेरिएंस। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेरिएंस का, ठीक है ना। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो यू है ये है रैंडम वेरिएबल और EU जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था डाइस रोल के एग्जांपल को। तो डाइस रोल जो है वो 6 वैल्यूज ले सकता है। वो एक रैंडम वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाइस रोल जो थी वो 3.5 थी, ठीक है। तो EU की जगह आप 3.5 लिख सकते हैं और U इज द डाइस रोल जो कि उसकी 6 वैल्यूज आ सकती है। U minus EU the whole square is again a random variable or EU minus EU the whole square is the expected value of this new random variable or is expected value of this new random variable is called variance. सो ये हमने बिल्कुल उसी चीज को सब्स्टिट्यूट किया, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। हमें पता है डाइस रोल्स के केस के अंदर जो एवरेज वैल्यू, जो मीन वैल्यू आती है वो है 3.5, तो हमने सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट करके अपने फॉर्मूले को अपडेट किया। और यहाँ पे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात समझाई कि x is a random variable, x minus ex the whole square is again a random variable और variance जो है वो x minus ex the whole square का की expected value है। तो variance is also a expected value. This is the most important thing. ओके जनाब। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आप की वैल्यूज जो है वो मीन के ज्यादा क्लस्टर्ड है, यानी मीन के करीब करीब है, तो आपकी जो वेरिएंस है वो स्मॉल होगी। आपका जो डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है, जो डिस्पर्जन का स्प्रेड आउट है वो कम होगा। लेकिन अगर आपका स्प्रेड ज्यादा है, यानी आपकी मीन वैल्यू से आपकी जो वैल्यूज है वो बहुत दूर 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 हो सकती हैं, तो आपका स्प्रेड आउट बढ़ जाएगा और उस सूरत में वेरिएंस भी यकीनी तौर पे बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जनाब। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्मूला जो है उसके अंदर हमने वैल्यूज रख दी है और उसके जरिए से डाइस रोल की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली और 2.92 डाइस रोल की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है। आप लोग भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट न्यू वेरिएबल आई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल यानी u माइनस EU द होल स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आ गई है आपके पास, जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, ठीक है जनाब। तो ये 2.92 है, ये याद रखिएगा क्योंकि आगे भी हमें ये इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी है वेरिएंस की, ये हमें पता है। उस फॉर्मूले को अगर आप ओपन करें, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की जरूरत है। जब आप इस चीज को ओपन करेंगे तो बेसिकली आपके पास ये टर्मिनोलॉजी बन जाएगी। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आप चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो या हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा याद रखें, उनको मेमोराइज कर लिए। बेसिकली अगर उर्दू में बोलूं तो उसका रट्टा लगा लें। तो ये ऐसे ही फॉर्मूला है, ऐसे 2-3 फॉर्मूले आपको हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से हम दे देंगे जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली डेटा साइंस के अंदर यूज होते हैं। तो आप काइंडली इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सेकंड, अच्छा बेसिकली आप हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ प्लग इन किया है वैल्यूज को यहाँ पे जो हमने निकाला है। क्योंकि आपको पता है ये वाली जो अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें, इसके अंदर हमें 2 एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एक यू के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक तो मीन वैल्यू है जो हम डाइस रोल के लिए पहले से ही 3.5 निकाल के आए हैं। तो यू के स्क्वायर के लिए जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये लिखा हुआ। क्योंकि आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स का स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी वैल्यू 1/6 है, वो हम रखते जा रहे हैं। और एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, तो उसके ऊपर हमने समीशन अप्लाई कर दिया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर दी। आप फॉर्मूले में इन वैल्यूज को प्लग इन कीजिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 91/6 है, 3.5 आपकी मीन वैल्यू थी, उसका स्क्वायर, तो आपके पास वही वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई जो सेकंड लास्ट स्लाइड के अंदर आई थी, व्हिच इज 2.9। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास वेरिएंस की, वो ये कि अगर हम अपने रैंडम वेरिएबल को किसी कांस्टेंट c के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर हम
उस की वेरिएंस निकाले तो वो इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है वेरिएंस के फॉर्मूले में स्क्वायर्ड होता है, तो वो कांस्टेंट आप स्क्वायर करके बाहर निकाल लें और ओरिजिनल रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस को आप इस्तेमाल कर लें, तो दैट वुड। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लें, क्योंकि ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा कहीं पे भी एकदम से डेरिवेट करते वक्त, आगे जाकर के जब हम अगली वीडियोस दिखाएंगे तो उनमें कहीं पे भी आगे जाकर के ये फॉर्मूला एकदम से आ जाएगा, और आप अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे अपीयर हुआ। तीसरा फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर आप रैंडम वेरिएबल को शिफ्ट करें बाय कांस्टेंट डी, तो याद रखिए क्योंकि तमाम वैल्यूज उस कांस्टेंट डी से शिफ्ट हुई हैं, तो वेरिएंस के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि आपकी तमाम वैल्यूज यानी ये जो डिस्पर्जन है ये उतनी की उतनी ही रहेगी, सिर्फ आपका मीन शिफ्ट होगा, वेरिएंस के ऊपर कोई असर नहीं है। तो इसको समझने के लिए अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो एग्जांपल सिंपल सी है कि आपके जो प्रोफेसर हैं उन्होंने आके बताया कि भाई सारे जो बच्चे हैं, किसी को 40 मार्क्स मिले, किसी को 60 मिले, किसी को 90 मिले, सबका जो एवरेज है वो 62.3 आया, यानी कि जो सबकी मीन वैल्यू है वो 62.3 आई, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 11.4 आई। तो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए टीचर ने 10 मार्क्स सब बच्चों के इक्वली बढ़ा दिए। तो जब सब बच्चों के 10 मार्क्स बढ़ा दिए तो उनका मीन जो है वो 62.3 से शिफ्ट होकर 72.3 पे चला जाएगा। लेकिन वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा या स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या असर पड़ेगा, तो जनाब कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चों को 10-10 मार्क्स दिए, यानी कि जो मार्क्स एडिशनल मार्क्स दिए गए वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की वेरिएशन क्या होती है? 0। तो इसलिए वेरिएंस के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीन जो है वो शिफ्ट होकर के 10 आगे चला जाएगा। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन वुड रिमेन सेम। रिमेंबर कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप सबको पहले से पता होगा, इसलिए हमने इस स्लाइड के ऊपर बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत महसूस नहीं की, हमने बस रेड कलर से काट दिया उसको रूट को। ठीक है, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जो हमें समझने की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड शेबिशेव्स इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी के अंदर हम जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका एक रूल होता है, आपको याद होगा 68, 95, 99 रूल। वो रूल क्या होता है? वो रूल ये होता है कि जब भी हम एक वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल x को एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को पिक करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि 68% ऑफ द वैल्यूज वुड लाई इन उस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन प्लस माइनस सिग्मा के अंदर होती हैं। 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाई ऑन म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, जबकि 99.7% ऑफ द ऑब्जर्वेशन वुड लाई इन म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। तो मीन प्लस माइनस सिग्मा की टर्म के अंदर हम उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये याद रखिए कि ये जो 68, 95, 99.7 वाला जो रूल है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है बेसिकली, या आप समझ लें कि वीकर फॉर्म है, वो शेबिशेव इनइक्वालिटी की फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो चेबिशेव इनइक्वालिटी जो है वो आपको अपर बाउंड देता है, बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी तो 68% वैल्यू जो होगी वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में होगी। चेबिशेव इनइक्वालिटी ये बताते हैं कि आपके पास अगर लेट सपोज के आपका मीन 0 है और आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 है, तो और आपने एक कांस्टेंट ले लिया c, लेट सपोज के c = 3, तो अब आप ये मालूम करना चाहते हैं कि म्यू प्लस माइनस c सिग्मा, म्यू प्लस माइनस c सिग्मा कितना हो गया? म्यू इज 0 और प्लस माइनस 3 सिग्मा इज -3 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x फ्रॉम -3 to 3। ठीक है ना? तो जो चेबिशेव इनइक्वालिटी है वो हमें ये बताती है कि इस -3 से 3 के इंटरवल से बाहर कोई वैल्यू होगी तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बस थोड़ा सा एक घुमा हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको बड़े आसान अल्फाज में हमने आपको बताया। दोबारा से मैं अपना जुमला दोहराता हूं। -3 से गिवन म्यू इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू 1 एंड c is equal to 3, the probability that our random variable value lies outside -3 to 3 is 1/c square या 1/3 square, यानी कि 1/9। तो चेबिशेव इनइक्वालिटी हमें अपर बाउंड देती है कि आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो आपके इस इंटरवल से बाहर होंगे वो 1/c स्क्वायर होंगे। इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये है कि प्रोफेसर साहब ने आपको बताया
कि भाई जो भी आपकी मीन वैल्यू है, अगर उस मीन वैल्यू से 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी बच्चे के मार्क्स ज्यादा होंगे तो मैं उसे ए ग्रेड दूंगा, और अगर उस स्टैंडर्ड अगर उस मीन से 2.1 स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी बच्चे के मार्क्स कम हुए तो मैं उसे एफ दूंगा। और अगर आपकी क्लास के अंदर 200 स्टूडेंट है तो आप सोचें कि भाई कितने बच्चों के ए ग्रेड आएंगे और कितने बच्चों के एफ ग्रेड आएंगे। तो इसके लिए आप इस चेबिशेव इनइक्वालिटी को यूज करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि आप कहेंगे कि भाई 1/c², c जो है आपका यहाँ पे 2.1 है, तो 1/c² कितना बन गया 1/2.1 स्क्वायर, और 1/2.1 स्क्वायर कितना बनता है 0.23। तो 0.23 या 23% बच्चे जो होंगे उनको एफ दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि और जो अगर आप कह लेंगे 200 में से 23% जो होते हैं वो 46 होते हैं, तो 46 बच्चों को एफ मिलने के चांसेस हैं। इस इनइक्वालिटी के जरिए हम ऑब्जर्वेशन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा जो दो मेजर चीजें हम इस ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज के बारे में डिसाइड करते हैं वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, कि वो ऑब्जर्वेशन जो रैंडम वेरिएबल जो ऑब्जर्वेशन पिक करके लाएगा वो मीन और प्लस माइनस सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म में कहाँ कितने % चांसेस है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा जनाब, तो सपोज करें कि आपके पास एक विजेट है, ठीक है, एक कोई आइटम है, ठीक है, और उस आइटम के जो है प्राइस जो है वो 1 मिलियन है। जैसे कि लेट सपोज के आईफोन जो है उसकी प्राइस जो है वो बहुत पाकिस्तानी रुपीस में देखी जाए तो बहुत महंगी होती है। तो अगर के $1 मिलियन किसी चीज की प्राइस है और उसकी प्राइस जो है आप कहते हैं कि भाई उसकी वेरिएशन जो है वो $1 है, तो आप कहेंगे दिस इज नॉट अ वेरिएशन एट ऑल। लेकिन अगर किसी चीज की प्राइस मिसाल के तौर पे आइसक्रीम है, उसकी प्राइस ही $2 है और $1 की वेरिएशन आ जाए, तो आप कहेंगे इसकी जो प्राइस जो वेरिएशन है, इसकी प्राइस के अंदर जो वेरिएशन आई है वो बहुत ज्यादा आई है। तो इसका मतलब है कि अब हमें एक टूल मिल गया, अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजें पता हो तो उसकी मदद से हमें एक टूल मिल गया जिसकी मदद से हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को मेजर कर सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी है या छोटी है, बेसिकली सब्सटेंशियल है, वर्दी है या नहीं है। तो इस टूल का नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और इसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दीजिए आपकी मीन वैल्यू से, और इसके जरिए आप बता सकते हैं कि आपकी किसी चीज की जो वेरिएंस है वो इम्पोर्टेंस रखती है कि नहीं रखती, बड़ी है या नहीं बड़ी, छोटी है, क्योंकि वेरिएंस का बेसिकली कोई स्केल होता नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू भी होती है बहुत छोटी भी। तो वेरिएंस को अगर आपने वेरीफाई करना है कि ये कितना सब्सटेंशियल है तो उसके लिए मीन वैल्यू को देखना बहुत जरूरी है कि मीन से आपकी वेरिएशन कितनी हुई है कितने करीब। अच्छा, वेरिएंस में आप अपने ही वेरिएबल के साथ अपनी वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे थे। कोवेरिएंस बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करने का तरीका है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला बड़ा क्लियर सा है, इट्स कोवेरिएंस ऑफ u और v, where u and v are two random variables and it's again an expected value, और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका है u माइनस eu, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू माइनस उसकी मीन वैल्यू, v माइनस ev, रैंडम वेरिएबल v की वैल्यू माइनस उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनकी मीन वैल्यूज को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर उनके दोनों के मल्टीपल का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो दैट विल गिव यू द कोवेरिएंस। अच्छा, कोवेरिएंस और कोरिलेशन ये बहुत ही मिलती-जुलती टर्म है। अगर आप कोवेरिएंस को नॉर्मलाइज कर दें तो कोरिलेशन बन जाती है। कोरिलेशन की वैल्यू बेसिकली -1 से +1 के दरमियान होती है, उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो आपको मिल जाता है r² व्हिच इज द कोरिलेशन कांस्टेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के दरमियान। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ पे कोरिलेशन की एक छोटी सी एग्जांपल देख लें कि एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आपके प्राइस हाई जाने लगते हैं, अगर आपके प्राइस हाई जाने लगते हैं तो जाहिर बात है कि जैसे ही आपके प्राइस हाई होते हैं तो आपके जो आइटम सोल्ड क्वांटिटी होती है, कि अगर पहले 100 आइटम बिक रहे होते हैं तो अब वो 98 आइटम हो जाते हैं या 97 या 96, तो नंबर ऑफ आइटम जो बिक रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो बोथ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि u माइनस eu जो है वो पॉजिटिव होगा तो v माइनस ev जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे u जो है वो आपकी प्राइस है, प्राइस हाई गया, और v जो है वो आपके नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है, तो वो जो है वो नेगेटिव में चला गया। तो दोनों में से कोई एक चीज जो है वो ऊपर जाएगी और दूसरी चीज नीचे आएगी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हो जाए तो दैट विल गिव यू द पॉजिटिव। और नॉर्मली इसकी एग्जांपल क्या है कि एक ह्यूमन है, एक जरा बड़ा लंबी हाइट का आदमी है, तो वो अमूमन मोटा फैट भी होता है, उसका वेट भी ज्यादा होता है, और इसके मुकाबले में छोटी हाइट के लोग होते हैं वो कभी कभी तो वो भी फैट होते हैं लेकिन उनका वेट जो है इतना ज्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू लंबे आदमी के। So दो